हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सीटेट एनसीईआरटी के सीटेट के लिए एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 1 2 3 4 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फोर्थ का 1 पार्ट हो गया है। आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी ये स्लाइडें हो गई थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये महापाषाण कब्रों के बारे में भी पढ़ा था। अब हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। ठीक है, कि जो लोग थे वहाँ के लोगों में क्या सामाजिक असमानताएं थी, क्या समानताएं थी, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जो चीज़ें पाई जा रही थी कंकाल के साथ, यानी कि मुर्दा के साथ जो चीज़ें दफनाई जा रही थी, तो क्या मानते हैं वो लोग पुरातत्वविद कि जो लोग मर गए हैं उन्हीं की चीज़ों को उनके साथ क्या कर दिया गया होगा, दफना दिया गया होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। मानचित्र प्रश्न नंबर 13 का पता लगाओ। जो पहले हमने मानचित्र दिखाया था उसमें किसका पता लगाना है? हमें ब्रह्मगिरी का पता लगाना है। ठीक है, किसका पता लगाना है? ब्रह्मगिरी का पता लगाओ। क्यों पता लगाओ? क्योंकि ब्रह्मगिरी से यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, तो ध्यान से पढ़िएगा कि तो 33 सोने के मनके कहाँ से पाए गए हैं? तो वो ब्रह्मगिरी से पाए गए हैं। ऐसी कौन सी कब्र है जिसमें सबसे ज़्यादा सोने के मनके यानी पाए गए हैं? तो वो है ब्रह्मगिरी की कब्र। तो ब्रह्मगिरी की कब्र से 33 सोने के मनके और क्या पाए गए हैं? आपके शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता रही होगी। यह क्या भिन्नता दर्शाता है? कैसे भिन्नता दर्शा रहा है कि भाई कुछ के पास क्या मिल रहा है? ओनली मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, और कुछ के पास सोने के मनके मिल रहे हैं। तो जिसके पास सोने के मनके हैं वो क्या है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होगी। जिसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन है तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? अच्छी नहीं होगी। यानी कि कह सकते हैं कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे और कुछ दूसरे अनुयायी भी रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ कब्रें खास परिवार के लिए थी? इसमें कह रहा है कि जो कब्रें थी उसमें कुछ खास परिवार के लिए भी कब्रें थी। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। जो महापाषाण काल में जो कब्रें बनाई गई थी उसमें क्या है, कभी कभी क्या होता था, एक से अधिक भी कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। भाई एक ही स्थान पर बहुत सारे कंकाल मिले हैं, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि एक ही परिवार को लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता होगा। जो मैंने अभी पोर्ट होल बताया था, ऐसे पोर्ट होल बना था उसमें, तो इसी रास्ते से क्या होता होगा कि दूसरे जो व्यक्ति मर जाता होगा बाद में उसको भी यहीं आकर दफनाया जाता होगा। ठीक है, ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टाने चिन्हों का काम करते हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो गोलाकार पत्थर या चट्टाने होती हैं, वो किसका काम करते हैं? वो चिन्हों का काम करते हैं, जिससे लोग यहाँ आकर दोबारा शवों को क्या कर सकें, दफना सकें। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, किसकी पढ़ रहे हैं हम? कब्र इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। क्या खास है इसमें? मानचित्र 2 प्रश्न नंबर 13, इनाम गांव को खोजो। तो जो मानचित्र था मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वो देख लेना वहाँ से, और नहीं तो मैं कल इसी के साथ ले आऊँगी, उस मानचित्र को अपनी क्लास के साथ दिखा दूँगी। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इनाम गांव के बारे में। तो इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। कहाँ पर है इनाम गांव? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। अब क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ध्यान से, उसमें आएगा कि इनाम गांव भीमा नदी के किनारे है, वो स्टेटमेंट राइट कर के आ जाएंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनाम गांव कहाँ है? भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है। किसके किनारे है? घोड़ नदी के किनारे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कितने साल पहले? 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो इनाम गांव था, यहाँ पर लोगों को गड्ढे में कैसे लिटाया जाता था? सीधा लिटाया जाता था।
हैं, और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो इनाम गांव में जो लोगों को दफनाया जाता था तो उनका सिर कहाँ होता था? उत्तर की ओर। इनाम गांव कहाँ स्थित है? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। 3600 से 2700 साल पहले यहाँ लोग रहते थे। यहाँ के लोगों को, वयस्कों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और इनका सिर कहाँ होता था? उत्तर की ओर होता था। ये याद रखेंगे, स्टेटमेंट में ये चीज़ आती है, ठीक है, कि सिर किधर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार क्या होता था? उनको घर के अंदर ही दफना लिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास मिलते थे। यानी कि उनके शव के साथ क्या रखा जाता था? खाना पानी भी रखते होंगे, क्योंकि वो चीज़ें सबके साथ मिली हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। ध्यान रखना, एक आदमी को, जो इनाम गांव में एक बक्सा था उसमें क्या था? एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में भी दफनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मकान बनने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये नॉइस हो रही है। मैं जब से वेट कर रही हूँ कि शायद अब बंद हो जाए, नहीं हो रही है, तो मुझे मजबूरी में आपकी क्लास लेनी पड़ी है, क्योंकि क्लास लेना ज़रूरी है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि यह घर गांव के सबसे बड़ों घरों में से एक था। जो घर था वो क्या था? सबसे बड़े घर में से क्या था? एक था, जिस घर में क्या था? वो उन सबों को दफनाया गया था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर कैसे थे? मुड़े हुए थे। शव के पैर मुड़े हुए मिले थे, और उस घर में क्या था? गोदाम भी था। तो वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से उसे पढ़िएगा। अब आते हैं, क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। जो कंकालों का अध्ययन है वो हमें क्या बताता है, इस बारे में पढ़ेंगे। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर कोई कंकाल छोटा है तो उसे बच्चे का कंकाल मान लेते हैं, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। जो एक बच्ची, एक लड़की, एक लड़का का कंकाल होता है उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता, तो इसलिए उसे पहचान नहीं पाते। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर पुरुष भी क्या करते थे? आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश कूल्हा पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उनका कटी प्रदेश और कूल्हा पुरुष से ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक मिनट। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने, किसने? चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने क्या कहा था? उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी थी। तो चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता लिखी थी। क्वेश्चन आ जाता है कि चरक संहिता किसने लिखी थी? तो चरक ने लिखी थी। चरक कौन थे? चरक एक प्रसिद्ध वैद्य थे, इस चीज़ का ध्यान रखें। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ थी। चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ थी, वैसे हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, और आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो रियल हड्डियां बताई गई हैं वो 206 है, और इन्होंने क्या किया था? 360 हड्डियां बताई थी। किसने? चरक ने, ठीक है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कॉर्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। जो 306 संख्या बताई है, उन्होंने दांतों को भी जोड़ा होगा, हड्डियों के जोड़ और कॉर्टिलेज को भी जोड़ लिया होगा, इसलिए 360 हड्डियां बताई गई हैं। अगर चरक के अनुसार पूछता है कि चरक के अनुसार हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तब आप 360 ही आंसर लगा के आओगे, ठीक है। अगर चरक नाम नहीं दिया गया है, वैसे ही पूछता है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तब 206, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
अब इनाम गांव के जो लोग थे उनका काम धंधा क्या था, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनाम गांव के पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। तो इनाम गांव में क्या मिला है? गेहूं, जौ, चावल और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, क्या क्या मिला है? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती होंगी। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती होंगी। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इनाम गांव में क्या क्या पाया जाता है? इनाम गांव में गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल और गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डी, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और फ्रूट्स में बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की क्या करते होंगे? वो रस भरियाँ एकत्रित करते होंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें और एक प्यारा सा कमेंट भी करते चलें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है? इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोग काम धंधे की सूची बनाओ। देखो, ये है अन्यंत। अब कुछ अलग से चीज़ें दी गई हैं, इन्हें पढ़ेंगे हम। क्या है? एटलस में किसे देखना है हमें? एटलस में चीन को देखो। किसको देखो? चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला से सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। तो हमें किसको देखना है? चीन को देखना है। और कितने? 3500 साल पहले की बात है। तो क्या कह रहा है 3500 साल पहले? यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। यहाँ क्या होता था कि जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था और इन हड्डियों को क्या कहते थे? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीत सकते हैं? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ती थीं। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्य वक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। ठीक है, जो भविष्य वक्ता थे, क्या होता है, कभी कभी इनसे भी गलतियां हो जाती होंगी भविष्य के लिए। ठीक है, ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली है, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन मिले हैं। कहाँ मिले हैं? चीन में। ठीक है, और कहाँ रहते हैं ये? शहरों में रहते हैं, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, जो चीन में राजा थे वो किसका यूज नहीं करते थे? वो लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये था आपका आज का लेसन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा? वेद के बारे में, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण की कब्र, कंकाल और लोहे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। जब भी लेसन को रिकॉल करना हो तो इन शब्दों को एक बार देख लिया करो, तो आपको लेसन रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी रहती हैं, उन्हें भी देखना ज़रूरी है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट डेट्स देखना ज़रूरी नहीं है, इन्हें आपको लर्न करना होगा, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहला क्या है? वेदों की रचना 3500 साल पहले। वेदों की रचना 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। और चरक का वो कब हुआ था? 2000 साल पहले। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारी NCERT सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। और क्या कह रहे हैं, जैसे ही NCERT सीरीज़ कंप्लीट होती है आप PYQ क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, PYQ से आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी और आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाओगे। ठीक है, PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी गलतियाँ होती हैं वो यहीं हो जाती हैं, एग्जाम हॉल में हम गलतियाँ नहीं करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।